हेलो गाइस, दिस इज रमाकांत एंड वेलकम इन 24 आवर एजुकेट। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फाइंड ट्रेड एंड ट्रेडर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ट्रेडर्स उनको बोला जाता है जो किसी चीज को एक स्थान से परचेज करके और किसी अनदर प्लेस पे उसको सेल करने के लिए ले जाते हैं। दक्षिण भारत ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस था, जिसमें से कुछ चीजें थी जैसे गोल्ड, स्पाइसेस, पीपर और जो प्रीशियस स्टोन होते थे, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते थे साउथ इंडिया में। पीपर सबसे ज्यादा पार्टिकुलरली वैल्यूड होता था रोम में, यानी सबसे ज्यादा पीपर को रोम में लोग पसंद किया करते थे। यहाँ से परचेज करके और रोम में इसको ले जा करके सेल किया जाता था। पीपर्स को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ करता था उस समय। ट्रेडर्स जो भी चीजों को, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस समय ले जाने का काम करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने का काम करते थे, उसके लिए शिप का भी यूज किया जाता था और कुछ घोड़े होते थे, उनका भी प्रयोग किया जाता था अलग अलग रास्ते से। साउथ इंडिया में जो ट्रेडर्स हुए हैं, अरबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल से भी होकर के जाते थे, क्योंकि इनसे जाने में उन्हें एक एडवांटेज मिलती थी मानसून का। होता यह था कि मानसून के समय में वे जाते थे तो उनको बहुत परेशानी नहीं होती थी जाने के लिए, क्योंकि हवाएं जो मानसून की होती है वही नाव को बहा करके और बहुत ही क्विकली उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती थी। एक पोयम है ट्रेड के बारे में, जो कि संगम पोयम से मिला है। अगेन, आपको संगम पोयम के बारे में जानकारी नहीं है, आप मेरा पिछला चैप्टर देख सकते हैं। पिछला चैप्टर में मैंने संगम पोयम को कवर किया था। बोला जा रहा है कि बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पे खरीद करके सेल किया जाता था। उसमें से इंपोर्टेंट एक सिटी था पुहार। पुहार जो था एक कोस्टल सिटी था। अलग अलग तरह के जो घोड़े होते हैं, या फिर उनके माध्यम से, या फिर जो जल जहाज हैं उनके माध्यम से वस्तुओं को, जैसे ब्लैक पीपर हो गया, इन चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे जिम्स और जो गोल्ड होते थे, ये हिमालय में पाए जाते थे। जिम्स से मतलब है कि अलग तरह के जवाहरात जितने भी हो जाते हैं। सैंडलवुड जो होते थे वेस्टर्न हिल में मिलते थे। सैंडलवुड मतलब चंदन होता है। पर्ल्स जो होते थे वे साउथ ईस्ट, यानी जो मोतियां होती थी वे साउथ सीज में मिलती थी ज्यादातर। और जो कोरल्स होते थे ईस्टर्न ओशियन में मिलते थे। गंगा के किनारों में अलग तरह की क्रॉप्स मिल जाती थी, जैसे कावेरी नदी के किनारे भी मिलती थी। फूड स्टॉक श्रीलंका से मंगाए जाते थे। पॉटरी म्यांमार से मिलती थी। न्यू टॉपिक इज न्यू किंगडम्स लॉन्ग द कोस्ट। दक्षिण भारत कोस्ट लाइन के लिए ही जाना जाता है। सबसे जब लंबा तट है दक्षिण भारत में, ये सभी को आप लोग को पता है। इसमें से जो सबसे लंबी वैली है वो कावेरी रिवर वैली है, कावेरी नदी घाटी है। कावेरी नदी घाटी की जो मिट्टी है सबसे ज्यादा फर्टाइल है, यानी उपजाऊ है। जो अलग अलग तरह के रसायन होते थे, कावेरी नदी घाटी पे अपना अधिपत्य जमाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ये नदी घाटी इतना एक तरीके से फर्टाइल थी कि यहाँ जो भी राजा अपना आधिपत्य जमा लेता था वो बहुत जल्दी पावरफुल और रिच हो जाता था। कुछ ये डायनेस्टी रहे हैं जो यहाँ शासन किए थे, जैसे चोल, चेर और पांड्याज। करीब 2300 साल पहले इनका डोमिनेंस इस प्लेस पे रहा था। ये जो रूलिंग फैमिली है, इनको एक साथ मिला करके मूवेदार बताया गया है संगम पोयम में। जो ज्यादातर जो इनका प्लेस हुआ करता था इम्पोर्टेंट, तो जो कावेरी पट्टनम था चोलों की राजधानी थी और मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। अब कावेरी पट्टनम जो था वो एक पोर्ट सिटी था। ये जो डायनेस्टी के रूलर्स थे, ये रेगुलर कलेक्ट नहीं किया करते थे। यहाँ कलेक्ट टैक्सेस रेगुलर लिखा हुआ है, लेकिन रेगुलर कलेक्ट टैक्सेस नहीं किया करते थे। इसके बजाय वे लोगों के जो नेबरिंग कंट्रीज होती थी वहां पे जब आक्रमण करते थे, तो वहां से जो चीजें उनको मिलती थी, जो वेल्थ वहां से मिलती थी, उसको अपना कंट्री को डेवलप करने के लिए यूज करते थे। और जो चीजें वेल्थ मिलती थी उसका बहुत ही छोटा भाग अपने को रखते थे, और बची हुई चीजें जो फैमिलीज होती थी, सॉलिडर्स की या पोएट्स की या फिर जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, उनमें बांट दिया जाता था।
कुछ इंपोर्टेंट जो पोएट होते थे वे राजाओं की प्रेज करते थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे अपने वर्क्स में, यानी अपने जो चीजें कविताएं लिखते थे उनमें। उनको रिवार्डेड किया जाता था, नामित किया जाता था इंपोर्टेंट गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से। आज से करीब उसके 200 साल बाद एक नया डायनेस्टी आया था जिसका नाम था सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी का एक बहुत इंपोर्टेंट रूलर था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहा था। सातवाहनों को दक्षिणापथा यानी जो साउथ की ओर जाने के लिए, साउथ की ओर जाने का जो वे होता है उसका राजा बताया गया, उसका भगवान बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट की स्टोरी जानने से पहले हम मैप में थोड़ा निहार लेते हैं। हमारा जो ये नॉर्थ इंडिया आप देख रहे हैं, इसमें जो वेलू लाइन है यही सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क उस समय बहुत ही एक्सपेंसिव फैब्रिक हुआ करता था जिसको ज्यादातर अमीर घराने में या फिर अमीर समाज में यूज किया जाता था। इसको अमीर लोग इसके कपड़े पहना करते थे, जैसे राजाओं के घरों में। इसको बनाने का एक तरीका है, एक कच्चा सिल्क निकालने के लिए सिल्क वॉर्म तैयार किया जाता है जो कि कोकून में होती है। इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बदला जाता है और फिर वोवन करके इसे क्लोथ बनाए जाते हैं। यह जो टेक्निक है करीब आज से 7000 वर्ष पहले चाइनीजों के द्वारा खोजी गई थी। चाइनीज लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे इन चीजों को सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं थी, कैमल्स, हॉर्सेज, इनके माध्यम से सेल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तुओं को ले गए। जिस रास्ते से इन चीजों को वे सेल करने के लिए दूसरे स्थान पे, दूसरे प्लेसेज या कंट्री में लिखते थे, उसी पथ को सिल्क रूट बोला गया। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट जो थी वो ईरान या फिर वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे उनको सिल्क जो थी एक तरीके से होता है ना कि गिफ्ट के रूप में प्रदान करना, तो गिफ्ट के रूप में प्रदान किया करते थे। इस तरह से जो साउथ जो वेस्ट एशिया था और जो ईरान थे, इन कंट्रीज में सिल्क का जो प्रचलन है वो ज्यादा बढ़ गया। सिल्क रूट पे कुछ इंडियन राजाओं ने भी अपना डोमिनेंस दिखाने का प्रयास किया जो नॉर्थ से होकर के निकलते थे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको टैक्सेस से होता था और वे जो ट्रेडर्स होते थे उनको रॉबर से बचाते थे जब टैक्स लिया करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी रही थी वो कुशान्स रहे थे, जिन्होंने करीब 2000 साल पहले बहुत ज्यादा समय तक कंट्रोल किया सिल्क रूट पे अपना। उनका मेन जो मेजर सिटीज था वो पेशावर और मथुरा था। तक्षशिला भी उन्हीं में मिला हुआ था। कुषाण जो थे वैसी डायनेस्टी रही है जो जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन जो है इशू किए। न्यू टॉपिक इज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या है ये मैंने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया है। अगेन अगर आपको बुद्धिज्म के बारे में मालूम नहीं, आप मेरा पिछला चैप्टर देख सकते हैं। कुषाण डायनेस्टी का राजा रहा था जिसका नाम कनिष्क था। वो एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था। बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल से मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का एक मीटिंग टाइप से ऑर्गेनाइज कराना, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स एक साथ मिलते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बातें होती है, डिस्कशन होती है। कनिष्क का एक राज दरबारी कवि रहा था जिसका नाम है अश्वघोष। उसने एक बायोग्राफी तैयार की थी बुद्ध चरित्र की। बुद्धिज्म दो भाग में डिवाइड हो गया था, हीनवान और महायान। महायान वैसे लोगों को बोला गया जिनकी विचारधाराएं डेवलप्ड होती गई, कुछ चीजें ऐड होता गया, नई चीजें। उनके पास कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। जैसे पहले बुद्धा क्या करते थे कि सर्टेन साइन में अपने आप को बिलीव रखते थे, जो भी यानी एक तरीके से भगवान बुद्धा की इमेज में वे विश्वास नहीं रखते थे, एक सर्टेन साइन में रखते थे। जैसे कि जो उनका एनलाइटमेंट की जो अटेनमेंट थी उसको पीपल ट्री माना गया है। लेकिन कुछ समय बाद जो बुद्धा मानने वाले, जो बुद्धिज्म मानने वाले लोग थे, उन्होंने बुद्ध के जो स्टैच्यू थी उसमें बिलीव करना शुरू कर दिया। ये जो स्टैच्यू है ये मथुरा या फिर तक्षशिला में ज्यादातर पाए गए हैं।
इसके अलावा एक और विचारधारा नई आई थी, जैसे बोधिसत्ववास। बोधिसत्ववास मुख्य रूप से एशिया, चाइना, कोरिया, जापान इन कंट्रीज में डेवलप हुआ। इसका मतलब था कि वैसे लोग जो एक बार एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिए तो वे एकदम अलग आइसोलेट रह सकते हैं और कहीं एक अलग स्थान पे मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि हमें ऐसे करने के बजाय रिमेंट यानी एक स्थान पे रहना चाहिए और लोगों को पढ़ाना चाहिए और दूसरे लोगों को मदद करनी चाहिए। बोधिसत्ववास जो कुछ कंट्री में फेमस हुआ, इसके अलावा साउथ इंडिया में भी ज्यादातर फेमस हुआ, और कुछ और कंट्री थे जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। साउथ इंडिया में कुछ ट्रेडर्स केव्स भी बनवाए हैं, जैसे कि हम लोग दक्कन पास के बाद एक केव मिला है, शायद यहाँ जो है ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने के दौरान रुका करते थे, हॉल्ट किया करते थे। नाउ द टॉपिक इज द क्वेस्ट यानी खोज ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स, सबसे पहले आप पिलग्रिम्स के बारे में जान लीजिए। पिलग्रिम्स उनको बोला जाता है जब कोई लोग किसी धार्मिक चीजों को जानने या किसी अन्य चीजों को जानने के प्रयास से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। बेसिकली ये धार्मिक चीजें होती हैं। लोग धार्मिक चीजों के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करते हैं तो उन लोगों को पिलग्रिम्स बोला जाता है। कुछ इंपोर्टेंट पिलग्रिम्स रहे हैं जैसे फाहियान, हेनसांग। इन्होंने करीब 1600 साल पहले इंडिया आए थे। इनका इंडिया आने का कुछ मकसद था, जैसे बुद्धिज्म के बारे में जानना या फिर मोनास्ट्रीज के बारे में जानना। अगेन मोनास्ट्रीज के बारे में आपको मालूम नहीं है, मेरा पूरा पिछला चैप्टर, पूरा सीरीज बनाया हुआ है इस चैप्टर का, आप देख सकते हैं। जो भी पिलग्रिम्स आते थे अपना एक अकाउंट जर्नी का छोड़ जाते थे। जैसे जो हेनसांग था, वो जब चाइना जा रहा था नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल एशिया के रास्ते होते हुए, तो उन्होंने बहुत सारे स्टैच्यू बुद्धा के जो कि गोल्ड या सिल्वर से बने थे उनको वापस ले गए थे। लेके जाने वाली चीजों में कुछ और चीजें थी, जैसे सैंडलवुड था, 6000 से ऊपर करीब मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट उनको बोला जाता है जो चीजें इंपोर्टेंट होती हैं और प्राचीन चीजें हाथ से लिख करके रखी जाती है, एक तरीके से हिस्टोरिकल चीजें जो लिखी हुई रहती है, उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। लेके जाने के दौरान उसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट खो भी जाते हैं, क्योंकि इंडस जो नदी है उसमें उनका जो नाव है पलट गया था। इसके बाद एक और विचारधारा आई, भक्ति। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? भक्ति का मतलब है कि जब लोग किसी को अपना डायटी मान लेते हैं, यानी किसी एक स्पेसिफिक देवता के प्रति अपनी आस्था को बताते हैं, जैसे शिव, विष्णु, गॉडेस दुर्गा, यानी उनकी रास्ते फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। भक्ति रिच पुअर कोई भी जाति, मैन वुमेन किसी के द्वारा भी फॉलो किया जा सकता था। भक्ति का जो आइडिया था भागवत गीता से प्राप्त किया गया है, जो कि हिंदू का एक धार्मिक किताब है। भक्ति महाभारत में भी पाई गई है, जिसमें जो गॉड कृष्ण है वे अपने भक्त अर्जुन से बोलते हैं कि तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, किसके लिए? तो शांति पाने के लिए और दुनिया की जो भी दिक्कतें हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। ये जो पूजा करने की जो फॉर्म था, ये धीरे धीरे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही जल्दी फैल गया, जो कि जिसका डोमिनेंस अभी भी है शायद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, यही समाप्त होता है। एंड अगेन, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आती है, आप 24 आवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नई चीजें जानने को मिले। सो सुनने के लिए धन्यवाद।